महाविद्यालय जौनपुर के अर्थशास्त्र भाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वेबिनार के विषय पर अपने दृष्टिकोण से हम सबको परिचित कराएं और विषय का अर्थशास्त्रीय विश्लेषण सहज और सरल शब्दों में करके हमें इसको से लाभान्वित करें। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, टीडी कॉलेज जौनपुर। थैंक यू मैडम। क्या आप हमको सुन पा रही हैं? हेलो शशांक जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? हाँ मैडम, थैंक यू मैडम। शशांक जी, आप मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए अलाउ करें? बिल्कुल सर, आप अलाउ हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्क्रीन दिखे सर जी? हेलो हेलो शशांक जी, स्क्रीन दिख रही है? जी जी, अभी सर हो रहा है, इन प्रोसेस है, मैं देख रहा हूँ अभी। हाँ। जी सर, अब दिख रही है। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने पूर्व वक्ताओं आदरणीय प्रोफेसर हरकेश सिंह जी और प्रोफेसर योगेश तिवारी जी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप मेरे अग्रज भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। इसके बाद मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम को यह स्वरूप प्रदान करने के लिए बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज की प्रबंध समिति एवं प्राचार्य जी के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से इतिहास विभाग को और उससे भी विशेष रूप से डॉक्टर वंदना कलहंस जी को और उनकी सहयोगी जिन्होंने मुझे आपके बीच में उपस्थित होकर इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। हम अपनी बात शुरू करें इसके पहले ये आवश्यक, यद्यपि हमारे वक्ताओं ने बड़ी तारीफ की कि इस विषय में कोविड-19 शब्द नहीं जुड़ा है, और बात भी बिल्कुल सही है कि कोविड-19 का जितना बाजारीकरण शिक्षालयों में हम शिक्षकों द्वारा कर दिया गया, इतना अगर इसके लिए निकल कर प्रचार कर दिया गया होता और सावधानी बरत दी गई थी, तो शायद कोविड-19 का इतना बड़ा प्रभाव न रहा होता। तो इसलिए मैंने भी जानबूझकर अपनी स्क्रीन पर प्रारंभ में ही वह स्लोगन लिखा है, जिसे सरकार दिन रात चिल्ला चिल्ला कर हमारे बीच में प्रेषित कर रही है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा धर्म भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसका पालन करें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक नहीं दवाई है तब तक नहीं ढिलाई है। मित्रों, आज हम लोग जिस विषय पर आपस में चर्चा के लिए उपस्थित हैं, उसके लिए मैंने जो विषय चुना है, मैंने जो इस विषय को शीर्षक प्रदान किया है, वह आत्मनिर्भर भारत अभियान, आशाओं का भ्रम जाल, नई बोतल में पुरानी शराब। मैं अरुण कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टीडीपीजी कॉलेज जौनपुर। मित्रों, dear friends, first of all I extend my heartfelt gratitude to the Committee of Management of Bappa Sri Narayan Vocational PG College Lucknow in general, and organizing committee of this webinar in particular, for inviting me and giving this opportunity to share my views on such an important, relevant
and most debated topic of the day. Friends, to save the internet data and economize the timing slot, I think each and every line of the presentation should be well structured and concise. That's why this presentation will not be extempore and it will be presented purely in an academic manner. Friends, to make the presentation more useful and productive, it would be appropriate to continue this presentation in Hindi. So please allow me to switch over the language. मित्रों, दिए गए विषय पर चर्चा के लिए मैंने जो शीर्षक चुना है वह इस प्रकार है: आत्मनिर्भर भारत अभियान, आशाओं का भ्रमजाल, नई बोतल में पुरानी शराब। मित्रों, दिए गए विषय पर अपनी परिचर्चा को हम मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर केंद्रित करेंगे: कथन, तथ्य, चुनौतियां और संभावनाएं। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी, उपयोगी और हमारे पास शायद एकमात्र उपलब्ध विकल्प है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में हमारी सदस्यता का होना अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, नियमों और प्रावधानों को मानने की हमारी व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। ऐसे में हम यह तो नहीं कह सकते कि हम किसी वस्तु का आयात किसी विशेष देश से नहीं करेंगे, लेकिन हम यह जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी आवश्यकता खुद पूरी कर लें और हमें खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, चीन से सामान नहीं खरीदना है, तो फिर चीन का सामान देश में क्यों मिलता है? सरकार इसके आयात पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा देती है? मित्रों, वही समझौते और अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां हैं जिसकी वजह से चाहकर भी बहुत निर्णय हम नहीं ले सकते। यह अलग बात है कि यदि हम विपक्ष में हैं तो सत्ता पर बहुत सारे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन वह सिर्फ आरोप लगाने के लिए लगाते रहते हैं। लगाने वाला भी यह जानता रहता है कि ये हमारे आरोप लगाने का कोई अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। यदि हम अपने इस अभियान से केवल खिलौने, फर्नीचर और चप्पल अपनी जरूरत भर का भी पैदा कर लेते हैं, तब भी चीन को आयात के बदले किया जाने वाला हजारों भुगतान जा सकता है और हम खिलौनों के प्रयोग से भी बच सकेंगे, क्योंकि चीन से आयात किए जाने वाले 65% खिलौने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसलिए कुछ नहीं से कुछ तो सदैव अच्छा ही होता है। इसलिए सर्वप्रथम अभियान को लागू करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह अभियान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मित्रों, के पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन के साथ अनुरोध करना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते किसी भी विषय पर हमारी पड़ताल वस्तुनिष्ठ होती है और वह बात पर केंद्रित होती है कि क्या है, व्हाट इज, और क्या हो पाएगा, एंड व्हाट वी कैन डू। अर्थात प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, न कि इस बात पर कि क्या था और क्या होना चाहिए। इसे हम प्रॉब्लम सस्टेनिंग अप्रोच कहते हैं। तो हमारी इस 2 लाइन को आप ध्यान में रखिएगा कि मैं सिर्फ इस पर चर्चा करूंगा कि क्या है, स्टेटमेंट क्या है। मित्रों, आखिर ये आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या? मित्रों, 12 मई 2020 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन तथा देना है। जैसा हमारी विषय प्रवर्तक के दौरान डॉक्टर वंदना कलहस जी ने भी कहा, इसमें विशेष रूप से फोकस किया गया है। वास्तव में श्रम, भूमि, पूंजी और नियम, वास्तव में ये वही 4 स्तंभ हैं
दिन कोई अर्थव्यवस्था टिकी होती है। इसी को लक्ष्य करके 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई। शास्त्र के विद्यार्थी हैं या जो सुधी विचारक हैं या जो इसको जो इसमें थोड़ा गहनता से रुचि लेते हैं, और ये 20 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज की घोषणा है, और उस आर्थिक पैकेज में 20 लाख में से 1.7 करोड़ अंतर्गत अभी इस कोविड-19 महामारी के दौरान राशन और नगदी 500 रुपया सभी के जनधन खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से के माध्यम से दिया जा चुका है, और 6.5 लाख करोड़ रुपए इसे आरबीआई ब्याज दर में संयोजन करके लोगों को। इसका मतलब मित्रों कि 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ रुपया यह ऑलरेडी आप पा चुके हैं। अब 12 लाख करोड़ बचा हुआ है, जिसे चरणबद्ध तरीके से, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बताया कि वित्त मंत्री महोदया ने समय समय पर 3-4 दिनों में घोषित किया, कैसे यह रिलीज किया जाएगा। इसमें से जो भी पैसा जिस किसी को भी प्राप्त होगा, उसमें से 95% ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। एक एक लाइन पर आप बहुत गंभीरता से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे ये चीजें संचयी रूप से एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी। भारत में और इस आर्थिक पैकेज को घोषित करते समय तमाम देशों ने आर्थिक पैकेज घोषित किया है। इसमें भारत ने जीडीपी का 10% आर्थिक पैकेज के रूप में, जापान ने 21%, अमेरिका ने 13%, चाइना ने 3.8% घोषित की। हालांकि ये घोषणा की, अभी इस पर हम नहीं बात कर रहे हैं कि इस घोषणा का धरातली सच क्या है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इस घोषणा पर ही नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने इसे एक अपर्याप्त पैकेज घोषित किया। कारण था उन्होंने बताया कि कोविड महामारी का जो असर पूरे दुनिया पर पड़ने वाला है, उसमें जो सबसे अधिक प्रभाव 10 देश में पड़ेगा, उसमें से एक हमारा देश है जिस पर पड़ेगा। और लगभग हिंदुस्तान में 40 करोड़ लोग हो सकता है महामारी के बाद ये और अधिक गरीबी रेखा के नीचे आ जाए। यह डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमको इस स्कीम तक देखने के लिए इसे कनेक्ट करना जरूरी है कि इतनी बड़ी पैमाने पर देश की जनता गरीब और गरीबी रेखा के नीचे हो जाएगी, तो फिर बाकी की रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होंगी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम इस आत्मनिर्भर भारत को टैग लाइन के रूप में व्यक्त करना चाहें तो इस पर is not a battle of foreign products, but it is a promotion of production and use of goods and services produced domestically to reduce the import burden and increase the net foreign earning. That's why it focuses on local, vocal and global. इसके सबसे बड़ा स्लोगन है वह है लोकल, वोकल और ग्लोबल। मित्रों, इसमें संदेह ही नहीं है कि इससे बढ़िया कोई योजना है न इससे बढ़िया कोई घोषणा हो सकती है। जो चीज प्रतापगढ़ का नींबू, आम के अचार, नींबू का अचार अगर बहुत अच्छा है, इस लोकल को स्पर्धा के लिए तैयार कर दिया जाए। जौनपुर की इम्यूनिटी अगर बहुत पॉपुलर है, जीआई टैग प्रदान किया जाए। लखनऊ में चिकन का काम अगर बहुत बढ़िया होता है तो उसको जीआई टैग प्रदान किया जाए। इस कौन इनकार कर सकता है कि यह अच्छी बात नहीं है? मित्रों, ये बहुत अच्छी बात है। इसी फोकस करके आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई। तो आप देखें, फैक्ट है, आत्मनिर्भर बताया 5 स्तंभों पर फोकस किया गया। वास्तव में फोकस नहीं किया गया, ये तो है ही है।
इन्हीं पर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। अगर ये पक्ष आपका कमजोर है तो निश्चित रूप से आप किसी योजना को धरातल पर उतार नहीं सकते। इसलिए इस आत्मनिर्भर भारत में जिन पर लक्ष्य किया गया वो अर्थव्यवस्था पर यह प्रयास किया जाएगा कि इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई चेन को बेहतर किया जाए। टेक्नोलॉजी यह सस्ती, कुशल, उन्नत तथा सर्वसुलभ उद्देश्य को लक्ष्य करेगी। आधारभूत संरचना यह बिजली, सड़क, परिवहन, बाजार, भंडार, प्रसंस्करण आदि को लक्ष्य करेगी। पॉपुलेशन ये जनसंख्या लाभांश को लक्ष्य करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां लगभग 65% जनसंख्या युवा है, या यूँ कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव एज ग्रुप में है। यह प्रगतिशील हो तथा व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्र हित को अधिकतम करने में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अपना योगदान देने में तत्पर हो। तीव्र वृद्धि क्वांटम जंप का एक्सपेक्टेशन है। 1 से 2 बढ़ेगा, 2 से 4, 4 से 16, 16 से ऐसे बढ़ेगा, 1 2 4 बढ़ेगा। यह है आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य है, या संक्षेप में आप ये कह सकते हैं कि अभी तक बातें आपको बताई कट गया है। सर आवाज आ रही है? हाँ हेलो, आ रही स्क्रीन नहीं आ रही होगी ना? सर आवाज आ रही है आपकी। अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू मैडम। तो इसमें ये तीव्र क्वांटम जंप की बात यही है, अर्थात इंक्रीमेंटल जंप नहीं होगा। अब हम देखें कि इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में सेक्टर को, जिसका ऊपर आपने विस्तार से वर्णन देखा, उन सबको करने की कुछ आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई है। वो सुधार क्या है? सूक्ष्म छोटे मध्यम उद्योगों के लिए विभिन्न क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई। कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, विद्युत वितरण, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संरचनात्मक सुधारों की पहल। आर्थिक पैकेज को 5 चरणों में आवंटित करने की योजना बनाई। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस लाइन पर ध्यान देंगे, मेक इन इंडिया पर विशेष जोर दिया जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 49% से 74% तक कर दी गई है। सामाजिक अधोसंरचना में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का रोड मैप तैयार किया गया। इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम लागू की गई, अर्थात पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। इसरो की संपत्ति को निजी क्षेत्र प्रयोग कर सकता है तथा अंतरिक्ष कार्यक्रमों जैसे गगनयान आदि में निजी क्षेत्र की भारी भागीदारी सुनिश्चित करने का रोड मैप तैयार किया गया है। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, आलू, प्याज के मूल्यों को अनियंत्रित किया जाएगा। फोकस ऑन दिस लाइन प्लीज। अर्थात भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। किसी पर भी भंडारण सीमा लागू नहीं होगी, केवल आपदा को छोड़कर। मित्रों, वास्तव में यह घोषणा हाल ही में घोषित कृषि बिल के लिए एक पूर्वाभ्यास थी, और जिस घोषित बिल का पूरे देश में बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस बिल पर ही अलग से एक वेबिनार की आवश्यकता है। वंदना जी आगे कभी आयोजित करेंगी। कृषि बिल और सरकार की इल बिल पर अलग से एक वेबिनार आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ इस पर बहुत प्रकाश डालने की जरूरत नहीं।
अभी तक हम लोगों ने फैक्ट के बारे में जाना। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो, जैसा मुझसे कहा कि हम है और क्या हो पाएगा, सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। क्या था, हमारे इतिहास में क्या था, उस पर हम बिल्कुल नहीं छुएंगे। और होना चाहिए टू बी जैसे किसी आइडियलिज्म पर हम एक बात नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से हम सिर्फ वस्तुगत स्थिति की व्याख्या करेंगे और हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेंगे, न किसी के पक्ष में, न किसी के विपक्ष में, न किसी को खुश करने के लिए और न किसी को कष्ट देने के लिए। मित्रों, जहां तक चुनौतियों की बात है, पहली चुनौती आप ध्यान से देखें, घोषित पैकेज का वित्त पोषण ही सबसे बड़ी चुनौती है। यहां आप ध्यान दीजिए कि जो 12 लाख करोड़ रुपया शेष है, यह 12 लाख करोड़ रुपए कब की व्यवस्था कहां से होगी, कहां से आएगा? क्या कह देने मात्र से कोई पैसा आ जाता है? तो इसकी व्यवस्था कहां से होनी थी? इसकी व्यवस्था होनी थी जीएसटी कलेक्शन से। इसकी व्यवस्था कहां से होनी थी? टैक्स कलेक्शन से। इसकी व्यवस्था बॉन्ड बेच करके पब्लिक से ऋण लेकर होनी थी, आरबीआई से लोन लेकर होनी थी, विदेशी बैंकों से एसएलआर को कम करके इसका वित्त पोषण करने का प्रावधान है। जबकि अर्थव्यवस्था की विकास दर -23.9% है, तो ये सारी संभावनाएं अपने आप में समाप्त हो जाती हैं और इससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। आप किसकी आय पर कर लगाएंगे? हर कोई तो इससे जीएसटी कलेक्ट करेंगे जब बाजार में खरीदने वाला ही कोई नहीं है। आरबीआई ने पहले से मांगा है कि हम लोन नहीं देंगे। विदेशी बैंक कोई आपको इस महामारी के दौर में क्यों ऋण देने लगा? तो आया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, तो अभी हरदेव सर ने बताया कि हम अपनी कुल आय का लगभग 20% ब्याज के भुगतान पर खर्च करते हैं। ऐसे में यदि हमारे पास आय की ही उम्मीद नहीं है, तो कोई भी विदेशी बैंक हमें ऋण क्यों देने लगा इस काम के लिए? इसका मतलब यह है कि यह जो पहली चुनौती वित्त के पोषण की है, ये बहुत बड़ी है, अर्थात पैसा ही उपलब्ध हो जाए बड़ी बात है। दूसरा, इसके वित्त पोषण के लिए जो विनिवेश की संभावना थी कि हम अपनी सरकारी कंपनियों का कुछ हिस्सा डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे और उससे बड़े पैमाने पर उसका पूंजीकरण करके लाभ प्राप्त कर लेंगे, तो इस वर्तमान अर्थव्यवस्था की जो स्थिति हो गई है, इसमें बहुत सारे खरीदार उपलब्ध नहीं है, जिनकी वजह से बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है। और अगर पहली बात तो विनिवेश हो नहीं पा रहा है, यदि होगा भी हेलो हेलो, तो यदि बिका भी तो उससे पर्याप्त पूंजी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान द्वारा घोषित 5 आप में हमेशा से ही एक चुनौती रहे हैं, जिनकी वजह से कभी भी आज तक निर्धारित लक्ष्य किसी भी क्षेत्र में प्राप्त नहीं हो सका है। इसके अलावा चौथा जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, वो महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक एक तरफ हमें हमारी मजबूती का एहसास देते हैं, दूसरी तरफ हमें अपनी कमजोरियों को मजबूती से लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं जो हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं और जो हमारी आत्मनिर्भर बनने की राह में
एक बहुत बड़ा रोड़ा है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों को हमने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ उद्धृत किया है, जिनका आत्मनिर्भरता से सीधा संबंध है। व्यवसाय सुगमता सूचकांक में भारत का स्थान 63वां है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको आप कहते हैं, कि भारत में कितनी सरलतापूर्वक कोई व्यवसाय प्रारंभ कर लेता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 128वां है। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 45वां है। भूखमरी सूचकांक में, इस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, हंगर इंडेक्स में 102 नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129वें पर है, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से हमारी स्थिति 129वें पर है। नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 48वां है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 116वां स्थान है। भ्रष्टाचार सूचकांक में हम 80वें नंबर पर हैं। ये बिंदु ध्यान रखने वाला है कि भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हमारा स्थान बहुत ऊपर है। अब एक जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है, वो पोस्ट कोविड-19 की स्थिति है। अभी पोस्ट कोविड तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी कोविड चल ही रहा है, लेकिन फिर भी अब उसके प्रभाव को जानने के लिए हम पोस्ट कोविड लिखना शुरू कर दिए हैं। इस विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के दौर में, जहां जीवन, फिलॉसफी, जिंदगी, लाइवलीहुड यानी मटेरियलिज्म, जिंदगानी अर्थात वे ऑफ लाइफ, साइकोलॉजी सभी उत्साहहीन और नकारात्मक हो गए हैं, जब कुशल और अकुशल दोनों ही श्रमिक बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। बाजार में क्रय क्षमता तो घटी ही है, साथ में लोगों में खरीदने के प्रति चाहत भी खत्म हो गई है, अर्थात डिमांड चेन बुरी तरह टूट चुकी है। ऐसे में यह उम्मीद करना कि हर व्यक्ति उधार लेकर अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा और वह उत्पाद तथा सेवाओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके स्वयं के साथ साथ देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा, यह निश्चित रूप से सुखमय अर्थव्यवस्था में जीने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा खुली आंखों से देखा गया एक सुनहरा सपना ही है, जिसका धरातली सच्चाई से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में, जिसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई, यह परिस्थिति अपने आप में इसको सफल बनाने एक बहुत बड़ी बाधा है। मित्रों, यद्यपि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्या था इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन इसकी बात करना आवश्यक है कि क्या आगे पीछे का कोई कंपैरिजन है। क्या ऐसा है कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान की यह घोषणा इतिहास में पहली बार हुई? हम शुद्ध इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले भी इस तरह के प्रयास किए गए। पूर्व के अनुभव बहुत बड़ी चुनौती है इस आज के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के। क्यों? क्योंकि पूर्व के अनुभव एक बहुत बड़ी चुनौती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली बार जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तब उसमें व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता को लक्ष्य करके स्वरोजगार के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे IRDP, ट्राइसेम तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की गई। इसी प्रकार 7वीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्रमुख उद्देश्य बनाया गया था। इसके अलावा हाल ही में अगर हम देखें, बहुत जल्दी में 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। इन सभी कार्यक्रमों की घोर असफलता आत्मनिर्भर भारत अभियान के सफल होने में संदेह उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनकी असफलता के पीछे जो कारण विद्यमान थे, जैसे आधारभूत संरचना का अपर्याप्त होना, तकनीकी कुशलता का अभाव, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, कथनी और करनी में तालमेल का न होना, सकारात्मक एवं वैज्ञानिक सोच का अभाव, प्राथमिकताओं का अविवेकपूर्ण एवं स्वार्थपूर्ण निर्धारण, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाली तमाम अवरोध, सामाजिक असहिष्णुता, धार्मिक कट्टरता, जातिगत भेदभाव, सामाजिक घृणा, हत्या, यहाँ तक कि बच्चियों के साथ भी सामूहिक बलात्कार। यदि संक्षेप में कहें तो कानून का राज तथा संविधान का शासन न तब था
न अब है, और बहुत कुछ वैसे ही आज भी बदस्तूर विद्यमान है। फिर इस आत्मनिर्भर भारत अभियान से हम किसी करिश्मा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऊपर से कोविड-19 महामारी ने आग में घी डालने का काम किया है। संभावनाएं। मित्रों, हम लोगों ने घोषित अभियान की बहुत सारी चुनौतियां देखी। इसके पहले कि हम इसकी संभावनाओं पर विचार करें, और कुछ सामान्य बातें हम आपसे साझा करना चाहते हैं। मित्रों, आत्मनिर्भरता निश्चित रूप से एक आदर्श है, लेकिन परस्पर निर्भरता एक उच्चतम आदर्श है, और यही हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का आधार भी है। आत्मनिर्भरता हमारे जिंदा रहने के लिए अच्छा है, पर हमें जिंदगी से दूर कर देता है, क्योंकि यह हमें बहुत सारे लाभ जो हमें श्रम विभाजन से, विशिष्टीकरण से, सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के चयन की स्वतंत्रता से, बाजार के आकार से प्राप्त होती है, उससे यह वंचित कर देती है। मित्रों, चुनौतियों पर यदि हम विस्तार से चर्चा करें तो पाएंगे कि यह चुनौतियां आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक संभावनाएं ही उत्पन्न करती हैं। हमारी वर्तमान भौतिक, वित्तीय, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति सप्लाई चेन को लक्ष्य करके घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों को पूरा करने में असमर्थ है। सरकार को इस बदले हुए वैश्विक सामाजिक आर्थिक परिवेश में डिमांड चेन को लक्ष्य करके बड़े पैमाने पर राहत पैकेज छूट के साथ घोषित करना चाहिए था, न कि ऋण पर आधारित आर्थिक पैकेज। यद्यपि आर्थिक पैकेज अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। यदि आप चाहेंगे और समय आने पर अनुमति देंगे तो हम आपको एक केस स्टडी के द्वारा इसकी सच्चाई से आपको रूबरू कराने का प्रयास अवश्य करेंगे। आने वाले समय में यह अभियान किस सीमा तक सफल होगा, यह समय के अलावा और दूसरा कोई ईमानदारी से कुछ भी बताने में असमर्थ है। हाँ, ये अवश्य है कि यदि खुश फहमी पालना हो तो हम मंच से इसकी बहुत बड़ी सफलता की घोषणा अवश्य कर सकते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से यह योजना नई बोतल में प्रस्तुत की गई पुरानी शराब की तरह है, जिसमें कुछ भी बदला नहीं है और जिससे किसी भी करिश्मा की उम्मीद करना बेईमानी होगा। मित्रों, यह आपने बहुत विस्तार से पूरे आत्मनिर्भर भारत अभियान की वस्तु स्थिति को देखा। अब रही बात इस आत्मनिर्भर भारत अभियान का वास्तव में धरातल पर किसी गरीब को कितना फायदा होगा। अगर आप अनुमति दें और यदि वंदना जी अलाउ करें, समय हो, तो मैं 5 मिनट और आपका लेना चाहूँगा। एक मैं केस स्टडी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात तो 1994 की है, जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था। तो उस समय IRDP एक प्रोग्राम रोजगार के लिए सरकार द्वारा चलाया गया था, और जो सब्सिडाइज्ड था, वो उसमें उधार का बहुत रोल नहीं था। 20,000 का लोन मिलता था, 10,000 रुपया उसमें सब्सिडी होती थी और 10,000 रुपया उस व्यक्ति को वापस करना होता था। मेरी पीएचडी उस समय चल रही थी। सौभाग्य से रीजनल रूरल बैंक पर मेरा काम था और मैं फील्ड वर्क में था, और यही IRDP प्रोग्राम उस समय चर्चा में था। माइंडसेट कैसा है हमारे देश में लोगों का, हम क्यों असफल हो जाते हैं, इसके लिए कोई योजना जिम्मेदार नहीं है, कोई सरकार जिम्मेदार नहीं है, हमारी ईमानदारी से हमारे कम संसाधन भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ हम और हम हैं जो उस योजना के लिए कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से वहां अपना कार्य नहीं करते हैं। तो उस समय यह IRDP मित्रों, इसके लिए यह पॉपुलर था कि आई रकम डकारो प्यारे। IRDP का जो ट्रांसलेशन लोगों ने कर रखा था, जो उसका फुल फॉर्म बना रखा था, वो था कि आई रकम डकारो प्यारे। अर्थात अधिकारी, कर्मचारी, हर व्यक्ति इस बात पर फोकस हो जाता है कि जो योजना आई है इसमें हम कितना पा सकते हैं।
सकते हैं। और सिर्फ यही कारण है कि सारी योजना फेल हो जाती है। हम अपनी तुलना जापान से जब करते हैं कि जापान में रोज भूकंप आता है, लेकिन जापान फिर उतना ही कैसे मजबूत हो जाता है, उसका सिर्फ एक कारण है, जब जापान में भूकंप आता है तो राष्ट्रपति से लेकर के लास्ट व्यक्ति तक, जिसको अभी सर ने कहा था कि बिल्कुल मार्जिनल जो पर्सन है, वो तुरंत ये सोच के खड़ा हो जाता है कि अब मैं इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। लेकिन मेरे देश में जब कोरोना वायरस फैलता है तो हम सब उसमें यह योजना बनाने लगते हैं कि अब इस अवसर को कैसे हम लाभ में, इस आपदा को हम अवसर में कैसे बदल सकते हैं, कैसे हम फर्जी किट बेच सकते हैं, कैसे हम फर्जी टेस्ट का रिजल्ट निकाल सकते हैं, कैसे हम बिना बीमारी के, बिना इलाज के, बिना दवा के। कितना अपने आप में आश्चर्य है कि जिस बीमारी की दुनिया में दवा ही नहीं है, जिस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, जिस बीमारी का के लिए एक दवा नहीं बनी, उस बीमारी के लिए अस्पताल भर्ती भी कर लेता है, इलाज भी करता है, 8 लाख का बिल भी देता है, और हमारा पूरा देश बड़े प्रेम से इसको स्वीकार भी कर लेता है। मेरी समझ ही में नहीं आता कि कहाँ से क्या चीज मिसिंग है इसमें। मित्रों, एक जो मैंने आपसे केस स्टडी की बात कही, वास्तव में कोई भी योजना सफल कैसे होगी उस पर आपको हम एक आपसे स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन दिख रही है हमारी? नहीं दिख रही? हाँ, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है ना? सर स्क्रीन शेयर करना होगा आपको। अच्छा, बस एक मिनट। दिखा क्या? जी सर। हाँ, देखें सर, एक मैंने अपने उसी फील्ड वर्क के अनुभव के आधार पर, बिल्कुल मेरी व्यक्तिगत, मेरा खुद का अनुभव है, कृपया इसे जनरलाइज मत करिएगा, इसे वास्तविकता मत समझिएगा। हो सकता है मेरा अनुभव गलत भी रहा हो, जरूरी नहीं है कि मैंने सही अनुभव किया हो, लेकिन मैं इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के साथ इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि मैं अपने अधिकारियों का, अपने जो संरक्षक हैं उनका ध्यान इस ओर जरूर ले जाना चाहता हूं कि अगर आप सही में इसके प्रति गंभीर हैं तो कृपया इन बातों पर करें। आपसे निवेदन है, नहीं तो ये सिर्फ सही में जुमला रह जाएगा और ये बाद में यही कहा जाएगा कि पार्टी ने जुमला घोषित किया था और इस पे कुछ हुआ नहीं। मित्रों, आप देखें, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक केस स्टडी। मित्रों, यदि आप अनुमति दें और समय भी दें तो एक उदाहरण के द्वारा, जिसे हम केस स्टडी के नाम से जानते हैं, यह सिद्ध किया जा सकता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चिप्स के पैकेट के समान है, जिसमें केवल हवा ही भरी है, चिप्स तो नाम मात्र का है। This explanation is based on experiences of field work done during 1995 for collecting the work. It was a subsidized self-employment scheme, especially IRDP. चलिए तो हम शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक चर्चित और शायद सबसे उपयोगी जो माना जाने वाला कदम है, वो इसके अंदर ये हो गया है कि गरीब व्यक्ति को स्वयं के व्यवसाय हेतु 3 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि 1 साल तक न तो ब्याज देना होगा, न किस्त देनी होगी, और उससे भी बड़ी बात है कि दूसरे से का भुगतान करना पड़ेगा, वह भी बहुत नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 या 6%। निश्चित रूप से सुनकर के तो लगता है कि करिश्मा ही हो जाएगा, और हो भी जाना चाहिए यदि अन्य बातें समान रहें, अर्थात पैसा हो, लोग ऋण ले लें और काम करें, तब तो कुछ बचेगा ही नहीं कि कोई किसी पर आश्रित रहे। फिर क्या हुआ मित्रों? अब आप वह देखें जो इस नीति के तहत लिखा हुआ है। यह तो घोषणा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात करते समय हमसे आपसे शेयर की, लेकिन जो लिखा डॉक्यूमेंट है आप उसको देखें, जिस पर व्यवस्थाएं अमल करेंगी। नीति में लिखा हुआ है कि पहली लाइन है कि उधार के इच्छुक व्यक्ति के पास उसकी खुद की पहचान से संबंधित समस्त पत्र उपस्थित होने चाहिए। अब समस्त पत्र तो बैंक तय करेगा कि आपके पास है कि नहीं है।
कहाँ वह व्यवसाय करेगा, इसके लिए उसके पास स्पष्ट जगह होनी चाहिए। मित्रों, आप हिंदुस्तान की बात करें तो अगर हम हिंदुस्तान का ही डेटा आपसे शेयर करें तो समय समय पर सिन्हा कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, योजना आयोग ने जिस गरीबी को मापने के मापदंड अपना करके यह बताया कि भारत देश में 28%, 32%, 35% लोग गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा का मतलब कि 2200-2400 कैलोरी खाना भी नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को हम गरीब कहते हैं। और अभी नए व्यवस्था में 40 करोड़ बढ़ने वाले भी हैं। तो जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या में लगभग 80 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे, आप कल्पना करिए 130 करोड़ की जनसंख्या में, उस 80 करोड़ जनसंख्या में जिसको दोनों वक्त खाने को नहीं मिलता है, उससे आप पूछेंगे कि बहुत सारे अपने पहचान के पत्र दिखाओ और वह जमीन दिखाओ जहां तुम व्यवसाय करोगे। इसके अलावा वह व्यवसाय प्रपोजल तैयार कराएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय प्रपोजल वो सीए के पास जाएगा बनवाने के लिए, जो दोनों वक्त का खाना नहीं पा रहा है। वो 10,000 रुपया देकर व्यवसाय प्रपोजल कैसे तैयार करवाएगा? नहीं करा पाएगा। इसका मतलब लोन वो नहीं पाएगा, यही ना। मान लीजिए चलिए उसने बनवा भी लिया, तो अब वह व्यवसाय प्रपोजल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जमा करेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आप केवल नाम लिखाने चले जाइए, मेरी गारंटी है कि शाम को लौट आएंगे, लिखा नहीं सकते। और व्यवसाय प्रस्ताव पास करवाना एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, तो हाथी मारना हिंदुस्तान में दांत उखाड़ने के बराबर। तो इसका मतलब कि अब वो ऐसा वो नहीं करा पाएगा। अब कराएगा तो 10-5 हजार वहां फिर दे, जिसको आजकल सुविधा शुल्क के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में सामान्य व्यवहार मान लिया गया है। तो अब अगर मान लीजिए दे के करा भी लेता है, तो अब वो उसे लाके बैंक में जमा करे। तो मित्रों, बैंक के पास अपने दलाल होते हैं, वो वही फाइल करते हैं जिस पर दलाल वो सहमति व्यक्त करता है, जिस पर उन्हें कमीशन मिल चुका होता है। किसी भी गरीब आदमी को बैंक कैंपस में नहीं घुसने देगा, फाइल प्रोसेस करना तो बहुत दूर की बात है। अब कराता है तो फिर 10-5 हजार रुपया दे। इसका मतलब यह है कि 3 लाख लोन अगर वो लेना चाहता है और केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, भैंस पालना चाहेगा तो नहीं मिलेगा, इस बात पर भी फोकस करिएगा। आप घोषणाओं की टेक्निकलिटी पर जाइए। कभी आपने कोई प्रचार देखा होगा, LIC जीवन बीमा का प्रचार आता है, ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ, टर्म्स एंड कंडीशंस लागू, बहुत छोटा सा बिल्कुल नीचे, जो आप पढ़ ही नहीं सकते। आप अच्छा देख करके ये था नहीं, या भारत अभियान वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन की तरह है। घोषणा कुछ है मंच पर और इसको पूरा पढ़ डालिए, क्या लिखा है आपकी समझ में आ जाएगा। इतने सारे कागज तैयार करके क्या किसी एक गरीब व्यक्ति के लिए संभव है कि वह कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कितनी भी छोटी यूनिट हो, वो डाल सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है? यह तय करना आपके ऊपर है मित्रों। और यदि सबको मिला दिया जाए तो कम से कम वो 40-50 हजार रुपया खर्च करेगा, तब 3 लाख रुपया लेने की स्थिति में होगा। तो जो दोनों वक्त का भोजन नहीं कर पा रहा है, क्या 40 हजार रुपया मैनेज कर पाएगा ये लोन लेने के लिए? तो इस आत्मनिर्भर भारत की वास्तव में जो स्थिति होगी उसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं। इसका मतलब है कि जो इतना रुपया नहीं मैनेज कर पाएगा उसको लोन नहीं मिलेगा। आपने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे सिस्टमैटिकली मिसमैनेज्ड है, अर्थात व्यवस्थित रूप से अव्यवस्थित है। एक गरीब व्यक्ति कैसे इसमें सर्वाइव कर सकता है? कहने के लिए तो सरकार गरीबों की हितैषी होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीरों का 68,000 करोड़ रुपया तो माफ कर देती है, लेकिन गरीब किसी किसान, किसी मजदूर को 1,000-2,000 के लिए जेल में बंद कर देती है, उसके घर कुर्की का चस्पा लगा देती है। उपयुक्त विश्लेषण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि घोषणाओं का हकीकत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है। अगर हम कहें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित रूप से चिप्स का पैकेट ही है, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। इस घोषणा पर यदि आप गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि उनका धरातली सच हवा हवाई ही है। मित्रों, एक बात मैं अपनी तरफ से आप शेयर करना चाहता हूं, और हाथ जोड़ करके यदि बुरा लगे तो क्षमा भी कीजिएगा। मैं ये मानता हूं कि अच्छाई और बुराई दोनों ही ऊपर से नीचे आती है। घूस लेने और खत्म करने के लिए मात्र 2 ही व्यक्ति जिम्मेदार हैं, प्रदेश स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री जी
और राष्ट्र स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी। यदि मात्र 2 लोग सही में चाह लें तो कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी आम आदमी से घूस लेना तो बहुत दूर की बात, उसकी चाय पीने की हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि वह उसे खुद चाय पिलाएगा। और ईमानदारी से यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो यही होना भी चाहिए। जनता ही हर जगह सर्वोपरि होनी चाहिए, न तो अधिकारी, न तो मंत्री, न तो नेता, क्योंकि ये सब उसके लिए हैं, उससे ही हैं और उसके द्वारा हैं। ये तो ऐसी अव्यवस्था बन बैठी है कि ये सब के सब नौकर से मालिक बन बैठे हैं और आम जनता के साथ जितना शोषण कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। तो इसे बहुत गंभीरता से दूर करिए। शायद इससे अधिक स्पष्ट शब्दों में इस मुद्दे पर और कुछ कहा नहीं जा सकता और न ही सार्वजनिक मंच से इससे अधिक कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत। यदि किसी को मेरी कोई बात अन्यथा लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ बस स्थिति को प्रस्तुत करना था, न किसी को आहत करना और न किसी पर लांछन लगाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षेप में विषय के अर्थशास्त्रीय पहलुओं को सरलतम ढंग से प्रस्तुत करने का जो सराहनीय प्रयास किया वह अत्यंत उपयोगी और उत्पादक रहा। इसके लिए हम आयोजक मंडल की तरफ से आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक प्रश्न आया है प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी के लिए। प्रश्न है, आदरणीय प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, प्रश्न है, मीडिया तो इस समय फिल्मी दुनिया की खबरें ही सारा दिन दिखा रही है, क्यों नहीं गिरती अर्थव्यवस्था को लेके भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की तरफ से मीडिया को निरीक्षण में लाके आत्मनिर्भर होने के कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इनकी सफलता के मापदंड क्या हैं? इन सब पर मीडिया में क्यों नहीं